नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं अपभ्रंश भाषा का विकास। एक वीडियो में इसका डाल चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए आगे अपभ्रंश भाषा में क्या क्या परिवर्तन हुए जिससे हिंदी भाषा का विकास हुआ, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश की भूमिका, कुछ इसी तरह के प्रश्न को ध्यान में रखकर ये पॉइंट आपको बनाने हैं कि अपभ्रंश ने संस्कृत में क्या बदलाव किए जिससे कि हिंदी भाषा का विकास संभव हुआ। इसे हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें व्याकरण की दृष्टि से, यानी व्याकरण व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। जो संस्कृत की व्याकरण व्यवस्था है या संस्कृत की जो शब्दावली है वो संयोगात्मक है, यानी वो संयोगात्मक भाषा कहलाती है संस्कृत। उसमें शब्दों का संयोग होता है, जबकि अपभ्रंश क्या है, वियोगात्मक भाषा है, यानी शब्दों को तोड़कर छोटा करने की जो प्रयोग है वो अपभ्रंश में किया जा रहा था। जो भी इसकी विशेषता है अपभ्रंश की, यहाँ पर शब्दों को जोड़कर बड़ा और कठिन नहीं बनाया जाता, बल्कि उनको वियोग कर लिया जाता है, उनको तोड़ लिया जाता है। अर्थात इसमें क्या रहेगा, क्या कहना चाहती हूँ मैं कि संस्कृत की विभक्तियों के स्थान पर, संस्कृत में जो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता था उसके स्थान पर अपभ्रंश में प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा। ये मुख्यतः इसमें परिवर्तन आया कि जो अपभ्रंश है इसमें प्रसर्ग प्रयोग में लाए जाने लगे। इसके जो लिंग है, वचन है, ये सब क्या है, ये निरपेक्ष है और प्रसर्ग पर ही आधारित है, यानी इनमें परिवर्तन किया गया। लिंग और वचन के अनुसार ही इसके परिवर्तन होने लगा। इसके कारण कारक व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ा। संस्कृत की जो कारक व्यवस्था है वो किस पर आधारित है, विभक्तियों पर आधारित है, जबकि अपभ्रंश की जो कारक व्यवस्था है वो प्रसर्ग पर आधारित है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे लिंग है, लिंग में क्या परिवर्तन आया कि संस्कृत में 3 लिंग प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर यानी अपभ्रंश में 3 की बजाय लिंगों की संख्या क्या की गई, 2 माने गए, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके बाद अगर वचन की बात करें तो यहाँ पर यानी अपभ्रंश में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किए जाने लगा। इसी प्रकार कारक की विभक्तियों में भी परिवर्तन आया और इसके साथ साथ क्रिया में भी परिवर्तन आया। जो कृदंत प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा, यानी संयुक्त क्रियाओं का विकास होने लगा। किसमें, क्रिया में अपभ्रंश में परिवर्तन आया और अपभ्रंश में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग होने लगा। जैसे एक शब्द ढूंढ लिया, जैसे एगा, एगा यानी खाएगा, चलेगा, पड़ेगा, मरेगा, पहुँचेगा, यानी एगा। एगा का केवल एक जगह प्रयोग नहीं होने लगा, बल्कि क्रिया में इसका प्रयोग कई तरह से किया जाने लगा, यानी संयुक्त क्रियाओं का इससे विकास हुआ। किसमें, अपभ्रंश में, जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं था। इसके साथ साथ अपभ्रंश में जो ध्वनि परिवर्तन हुआ, ध्वनि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उसमें अगर देखें ड़ और ढ, ये दोनों ही शब्द, जैसे सड़क में इसका प्रयोग हम करते हैं और पढ़ना, यानी ये जो दोनों ही हमारे पास वर्ण है, इनका प्रयोग अपभ्रंश की ही देन है। अपभ्रंश से पहले संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता था। ड़ और ढ का ये प्रयोग कहाँ पर होने लगा, अपभ्रंश में होने लगा। इसके साथ साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृत क्या है, वियोगात्मक भाषा है, कठिनता से सरलता की ओर ये आ रही है। संस्कृत के कठिन शब्दों को ये सरल में परिवर्तन कर रही है। तो जिस री का प्रयोग संस्कृत में किया जाता था, उस री का संस्कृत से इसमें जब अपभ्रंश में जब परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर जैसे अन्य स्वरों का प्रयोग किया जाने लगा, उसी प्रकार री का प्रयोग भी री के रूप में किया जाने लगा। यानी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो री, ऋषि वाला जो है, इसका प्रयोग बहुत कम है,
ये हिंदी में कब प्रारंभ हुआ? अपभ्रंश काल से, यानी जब अपभ्रंश भाषा बदलाव की ओर चल रही थी, संस्कृत में बदलाव की प्रक्रिया कर रही थी, उस समय री का प्रयोग कम करके अन्य जो स्वर हैं उनकी तरह ही री का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद शब्दावली व्यवस्था की अगर बात करें तो संस्कृत शब्दों का तद्भव शब्दों में परिवर्तन होने लगा, यानी तत्सम का तद्भव में बदलाव होने लगा। संस्कृत के जो शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द, उनका तद्भव में परिवर्तन होने लगा। और वो कैसे? दो तरह से। एक तो व्यंजन का द्वितीकरण किया गया और दूसरा उसका क्षतिपूरक दीर्घीकरण किया गया। यानी पहले तो उसको द्वितीकरण कर लिया गया और जिस भी चीज़ की क्षति हुई, जिस भी जहाँ व्यंजन की क्षति हुई उसका दीर्घीकरण कर लिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं हस्त, संस्कृत में लिखें तो हस्त यानी हाथ, उसको बदला किया कैसे? हथ से। हथ यानी उसको बदलकर हथ कर लिया गया। और इसी हथ को अगर देखें तो बाद में दीर्घीकरण इसका किया गया तो क्या हो गया? हाथ में बदलाव आ गया। यानी व्यंजन जो हस्त था ये क्या है? तत्सम, इसका द्वितीकरण किया गया जैसे यहाँ पर हुआ और उसके बाद इसकी पूर्ति की गई, दीर्घीकरण किया गया। और कैसे? हाथ के रूप में, यानी है को है के साथ आ की मात्रा लगाकर इसको दीर्घ रूप दे दिया गया और इसका क्या है? हस्त से हाथ में बदलाव हुआ। ये प्रक्रिया किसकी देन है? ये अपभ्रंश भाषा की ही देन है। यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो व्यंजनों का द्वितीकरण हुआ और दूसरा क्षतिपूर्वक करके उसका दीर्घीकरण भी किया गया। आप सब देखते हैं कि नासिक्य जो व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान में होगा। नासिक्य व्यंजनों में भी जैसे ये, न, अण, न और मैं, इनके स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे अगर इन व्यंजनों को आधार बनाकर हम लिखते हैं गंगा, तो गंगा कैसे लिखेंगे? एक मिनट, ये हम लिखेंगे गंगा, लेकिन इसको यहाँ से हटाकर इस व्यंजन का उपयोग कम करके इसको परिवर्तन कहाँ किया गया? अनुस्वार में। और क्या किया गया? गंगा। इसी प्रकार से कंठ इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन बदलाव कहाँ किया गया? अनुस्वार में, और इसका परिवर्तन हुआ इस रूप में। तो ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ये अपभ्रंश के ही हिंदी को देन है। यानी कठिनता से सरलता की ओर जो हिंदी का रूप हम वर्तमान समय में देखते हैं वो अपभ्रंश के समय काल की ही देन है। यानी अपभ्रंश भाषा ने जब अपनी विकास परंपरा प्रारंभ की या विकास प्रक्रिया प्रारंभ की तो उसने क्या किया? ये सब बदलाव शुरू किए। जो संस्कृत भाषा में कठिनता थी उसे अपभ्रंश सरलता की ओर लेकर आई और वर्तमान समय में हिंदी में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है, या हिंदी का जो रूप परिवर्तन है उसमें अपभ्रंश की भूमिका महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश से जिस आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, यानी अपभ्रंश ने संस्कृत में बदलाव किया और उस समय की जो प्रचलित भाषाएं थी उनके शब्दों में, उनकी शब्दावली में, उनके व्याकरण में जो बदलाव किया, उसके परिणाम स्वरूप जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ वो कुछ इस तरह से है। देखिए अपभ्रंश के अलग अलग रूप बन गए, जैसे सोरसैनी है, दूसरा अर्धमागधी है, तीसरा मागधी है, चौथा जो रूप है वो खस है, पांचवा ब्राचड़ और छठी क्या है? महाराष्ट्री। जो सोरसैनी अपभ्रंश है इसमें तीन रूप है इसके, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये सोरसैनी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। उसके बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी कौन सी है? जो पूर्वी हिंदी है उसे क्या कहा है? अर्धमागधी। उसके बाद जो मागधी है इससे जो उत्पन्न भाषाएं हैं वो है बिहारी है, उड़िया है, बंगला और असमिया। ये अर्धमागधी के ही रूप हैं। इसके बाद जो खस है, खस से पहाड़ी, ये पहाड़ी भाषा किससे प्रभावित है? ये सोरसैनी से प्रभावित है। इसके बाद ब्राचड़, ये भी अपभ्रंश का ही रूप है
और ये इसका जो इससे क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन सी हमें मिली? पंजाबी। अपभ्रंश के ब्राचर से पंजाबी भाषा हमें मिलती है और ये भी शौरसेनी से ही प्रभावित है। इसके साथ साथ पंजाबी और दूसरी क्या है? सिंधी। ये दोनों ही ब्राचर अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। उसके बाद जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है उससे उत्पन्न मराठी भाषा है। तो ये अपभ्रंश के 6 यहाँ पर भेद हैं और इनसे हमें वर्तमान समय में हमें जो भाषाएं हम जिनका प्रयोग कर रहे हैं वो चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो आप बड़े प्रश्न बनाते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है कि अपभ्रंश भाषा का विकास कैसे हुआ, ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। और आधुनिक जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उस या हिंदी के विकास में अपभ्रंश ने क्या भूमिका निभाई, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।